हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ BSOC 133 का क्वेश्चन पेपर जो है दिसंबर सेशन का 2022 और ये है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके आंसर्स भी, जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स भी बुक में से मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब कहाँ पे इसका आंसर बनता है, और ये हम पूरा सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे कि सारे आंसर हमें मिल जाएं बुक में से ही। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ, आपको भी जो है ज़रूरत है इस चैनल की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नोट बता दूँ कि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 400 वर्ड्स के हैं। और जो है सारे क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो 20 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, तो आपको जो है 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और आपको बहुत ही हिसाब से करना होता है। मान लो आपको एक क्वेश्चन करना है तो उसके 400 वर्ड हैं, तो आप 4 पेज 4.5 पेज करें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन फिलॉसफी एंड आइडियलिज्म ऑन मार्क्स आइडियाज़। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि जो जर्मन फिलॉसफी है और आइडियलिज्म के जो कार्ल मार्क्स ने दी है उनका आइडियाज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पे जो है जर्मन फिलॉसफी एंड आइडियलिज्म दिया हुआ है, तो यहाँ से ही आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, दिखा दूँ, यहाँ से इसका आंसर बन जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है क्वेश्चन आता ही आता है, आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी के बारे में भी पूछा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको बन जाता है, जर्मन फिलॉसफी एंड आइडियलिज्म के बारे में पूछा जाएगा। या सोशियो हिस्टोरिकल मेथड है वो भी आपको यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो ब्लॉक 1 है उनमें से तीनों जो मतलब तीनों हमारे जो तीनों ब्लॉक, तो तीनों चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से लिख लेना है। इन अर्ली ईयर ऑफ स्टूडेंटशिप, तो मार्क वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलॉसफी एंड आइडियलिज्म ऑफ हिज डेज। तो जो है मार्कस जो हैं वो मतलब जब स्टार्टिंग के, जब अर्ली ईयर्स के थे, जब अर्ली ईयर में जब स्टूडेंट थे तो वो बहुत ही मतलब लार्जली इन्फ्लुएंस हुए थे जर्मन फिलॉसफी और आइडियलिज्म से उन दिनों। ठीक है, तो मोर स्पेशली इन्फ्लुएंस ऑफ जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल एंड लुडविग फ्यूबरबैच इन इज नॉट इन हिज राइटिंग। तो ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे किससे? जॉर्ज हैगल, जो हैगल को बहुत ज़्यादा ये मानते थे और हैगल से ज़्यादा थे, और उनका आइडिया जो मतलब और जो है फ्रेडरिक के बारे में, मतलब इनको जो है, और लुडविग फ्यूबरबैच, जो इनको जो है इनकी जो इन हिज राइटिंग से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और हैगल आइडिया कैन बी लोकेटेड इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ आइडियलिस्ट फिलॉसफी। जो हैगल का आइडिया है वो बहुत ही मतलब ब्रॉड तरीके से जो है फ्रेमवर्क करता है आइडियलिज्म फिलॉसफी को। इन जनरल सेंस आइडियलिस्ट फिलॉसफी लेज एम्फेसिस ऑन आइडियाज़। तो एक जनरल सेंस में अगर कहा जाए तो फिलॉसफी जो है आइडियाज़ मतलब एम्फेसिस आइडियाज़, रीज़न फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज। एक रीज़न है सोशल चेंज को समझने का। फर्दर हैगल एक्सप्लेन डायलेक्ट इन टर्म ऑफ 3 एलिमेंट। तो जो हैगल हैं उन्होंने जो है डायलेक्ट जो है तीन टर्म्स में बताया है, 3 एलिमेंट में बताया है। यानी कि फर्स्ट है थीसिस, एंटीथीसिस, मतलब थीसिस है, फिर एंटीथीसिस है और सिंथेसिस है। ये तीनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप थोड़ा यहाँ से आपको ये चीज़ पॉइंट्स याद रखने हैं और आप एक्सप्लेन भी खुद से कर सकते हैं। फिर है थीसिस इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ आइडियाज़ प्रीवेलेंट इन सोसाइटी एंड एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विच आर परसीव्ड टू बी ऑन टाइम। तो
perceived to be true, मतलब true, ठीक है। तो एंथीसिस जो है is the contrary set of ideas which are formulated over a period of time, or over time the thesis and antithesis reconcile in the form of synthesis। तो दोनों जो है इनकी फॉर्म ऑफ synthesis भी है, यानी कि दोनों synthesis के साथ उनके मतलब फॉर्म है। और in due course this synthesis serves as thesis, opposing the new thesis emerge new antithesis as subsequently new thesis arises। Seen in this way, progress in history happen by way of series of clashes between an idea, that's thesis, and its contradiction or antithesis, leading to the rise of new idea or synthesis। ठीक। मार्क एक्सेप्टेड हैगल आइडिया ऑफ डायलेक्ट। तो जो मार्क हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है हैगल आइडिया का और डायलेक्ट का, बट डिड नॉट एग्री विद द एम्फेसिस ऑन आइडिया। तो लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट तो किया है इनका डायलेक्ट, बट वो एम्फेसिस से जो है उनका जो आइडिया है उससे जो है वो एग्री नहीं करते हैं इंस्टेड ऑफ आइडियाज। मार्क ब्रॉड इन मटेरियल फोर्स एंड डेवलप द आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। You will read more about dialectical materialism in Unit 2। तो यहाँ से ये छोड़ देना है। फिर he examined the dialectical relationship between capitalist and the proletariat। Also he traced the dialectical history of changes in society of primitive through feudal to capitalist society। तो further dialectic approach takes a view that various aspects of society are in constant conflict with each other। तो यहाँ से आप लगा दें, थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लेना है, फिर आपको यहाँ पे ये आंसर जो है इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। अनदर सेट ऑफ राइटिंग विच इन्फ्लुएंस मार्क केम में लुडविग। तो जो है लुडविग है उनसे भी जो है ये मतलब इन्फ्लुएंस हुए थे। और हु वाज अ जर्मन फिलोसफर, जो कि जर्मन फिलोसफर थे। हैगल से भी इनको था और फ्यूब्रे से भी थे। वाइल हैगल बिलीव दैट रियल मैन, जो हैगल हैं वो बिलीव करते थे रियल मैन। तो वाइल हैगल बिलीव दैट रियल मैन, तो जो रियल मैन जो हैगल हैं वो बिलीव करते थे रियल मैन पे। और एमडेट्स फ्रॉम द डिवाइन। तो फ्यूबरबैच आर्गू दैट रियल मैन इज़ वन लिविंग इन द रियल material world। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूबरबैच ह्यूमन बीइंग क्रिएट एन इमेज ऑफ गॉड टू विच दे ascribe idle qualities that they cannot attain। Human being strive to be like God, but this is not possible। In the process, however, they are not able to appreciate human qualities and in this sense suffer from religious alienation। तो what attract Mark to Feuerbach's ideas was the emphasis on material basis of religion। तो Marcus however felt that Feuerbach should have related religious alienation with economic activity। तो ये alienation जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तक आपको जो दिया गया है इसका जो आंसर हमें मिल गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द सेंट्रल आइडिया इन दुर्खाइम स्टडी ऑफ सुसाइड। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है सेंट्रल आइडिया दुर्खाइम का, जो कि सुसाइड पे है। और जो आपको BSO C-134 था वहाँ पे भी सुसाइड के बारे में दिया गया था, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत इसका आता ही होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर बुक में से कि डिस्कस द सेंट्रल आइडिया इन दुर्खाइम। सेंट्रल आइडिया दुर्खाइम का देखना है और स्टडी ऑफ सुसाइड के बारे में। तो यहाँ पे है हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का, जो कि सुसाइड का सेंट्रल आइडिया हमें देखना है। सुसाइड के बारे में बोला है उन्होंने, और ये आंसर हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे दिए है दुर्खाइम वाज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सुसाइड। जो दुर्खाइम थे वो इंटरेस्टेड थे स्टडी ऑफ सुसाइड में। और एज देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ suicides with the coming in of industrialization in 1850 यूरोप में। तो ये इंक्रीज़ हुआ था उस टाइम पे, मतलब इंक्रीज़ बहुत अच्छे नंबर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। और विद द कमिंग ऑफ किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। कब हुआ था, 1850 में। और कहाँ पे हुआ था, यूरोप में। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपने यहाँ पे ये लाइन जो है याद रखनी होती है, जो कि टाइम और कहाँ पे
तो ये सब याद रखना है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इंक्रीज्ड इंडिविजुअलिज्म इन सोसाइटी, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वहाँ पे इंक्रीज्ड हुआ, मतलब बढ़ा इंडिविजुअलिज्म इन सोसाइटी, एंड द डिक्रीज ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, और इंक्रीज हुआ इंडिविजुअलिज्म और डिक्रीज हुआ सोशल इंटीग्रेशन, किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। सुसाइड वाज एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल फिनोमेना लाइक नर्वस डिसऑर्डर और अल्कोहलिज्म। तो दुर्खाइम हेल्ड दैट सुसाइड कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल factor but should be explained by analyzing the link between social institution and the individual. In order to study suicide, Durkheim analyzed suicide rate from different European countries. तो जो सुसाइड पे जो है उन्होंने स्टडी की, मतलब एनालाइज किया दुर्खाइम ने, मतलब अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। तो Durkheim was aware that experimental method could not be applied to the social sciences and it was in the natural sciences. Therefore, he undertook a casual analysis of suicide. तो Durkheim used the term social suicide. तो Durkheim ने जो term use की वो थी social suicide rate. तो to refer to the number of death in a given society and the pattern of suicide in a given society. So he held that the rate of suicide in a society is related to other social institutions like marriage, family and religion institution. So he therefore studies suicide collectively rather than individually. He studied the data on number of suicidal death in countries as Europe, England, Germany and Denmark and liked it to be social factors. So he held that it was a social fact that a particular society exhibited a certain suicide rate and that this social suicide rate led to a sociological study of suicide as distinct from a साइकोलॉजिकल स्टडी। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। दुर्खाइम एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ सुसाइड। तो जो दुर्खाइम है उन्होंने बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स में सुसाइड के बारे में जो है देखा, उसका नज़रिया देखा। हाउ इंडिविजुअल आर एबल टू डेवलप बॉन्ड्स इन सोसाइटी एंड हाउ इंडिविजुअल आर रेगुलेटेड बाय सोसाइटी। तो ही डिस्क्राइब द ईगोस्टिक एंड ऑल्ट्रिस्टिक एंड सुसाइड बाय रेफरिंग टू द लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ईगोस्टिक जो है, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड है, ये इन्होंने जो है लेवल इसका देखा, रेफरिंग टू द लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। ही एग्जामिन द एनोमिक एंड फैटलिस्टिक सुसाइड्स बाय रेफरिंग टू द लेवल ऑफ सोशल रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल। बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द सोशल बॉन्ड्स द इंडिविजुअल डिटैच देमसेल्फ ऑफ सोसाइटी। तो इंडिविजुअल टर्न टूवर्ड देमसेल्फ एंड इंडिविजुअल गोल dominate over social goals. The bond of the individual with familial, religious and political institutions are weak and they depend upon themselves more. तो egoistic suicide का result है from the absence of social bond and the loosening of attachment of individual to group in society. तो यहाँ से आपको ये, यहाँ पे इसका आंसर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से लिख लीजिए, इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए और थोड़ा बहुत जो है इसकी मतलब नॉलेज रखिए और फिर खुद से भी आप बना सकते हैं। तो हमें सेकंड आंसर भी आपको मिल गया। अब देखते हैं हम थर्ड आंसर इसका, ठीक है। तो ये सोशल फैक्ट भी पूछा जाता है, वो ये तो सुसाइड था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के बारे में भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये सेंट्रल आइडिया इसका भी पूछा गया है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से ये भी आप पढ़ के जाइएगा। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द आइडल टाइप, यानी कि आइडल टाइप क्या है और आउटलाइन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडल टाइप क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आप बताने हैं। आइडल टाइप्स क्या होती है और आउटलाइन मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं, और ये भी 20 मार्क्स का
क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, कंपेयर मार्क एंड दुर्खाइम व्यू ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। तो कंपेयर करना है मार्क और दुर्खाइम का व्यू लेबर ऑफ डिवीज़न पे। तो मैंने डिवीज़न ऑफ लेबर, तो वहाँ पे डिवीज़न का आंसर मैंने आपको बताया जो दुर्खाइम ने दिया है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन का देखना है कि आइडल टाइप क्या है, आइडल होता क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आइडल टाइप्स मीनिंग, इसका मीनिंग भी कंसेप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये है इसका आइडल टाइप, और इसका आंसर जो हम देखते हैं, इसका मीनिंग सबसे पहले दिया है। लेट अस बिगिन विद द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द। इसका मीनिंग है, मीनिंग ऑफ द टर्म आइडल एंड टाइप अकॉर्डिंग टू न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी 1985। आइडल इज़ अ कंसेप्शन, आइडल क्या है, कंसेप्शन है और स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग इन इट्स हाईएस्ट परफेक्शन। इट रेफर्स टू ए मेंटल इमेज ऑन कंसेप्शन रेदर देन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो इट इज़ ए मॉडल। द Collins Kubilt English Language Dictionary say your idol of something is the person or things that seems to you to be a best example of it। तो द टर्म टाइप मीन अ काइंड, क्लास और ग्रुप। तो टाइप का मतलब है काइंड, क्लास और ग्रुप। और तो आइडल का क्या, आइडल का बताया, और इसका टाइप का, टाइप क्या होती है, मीन्स इसका है काइंड, ये क्लास और ग्रुप। डिस्टिंग्विश बाय अ पर्टिकुलर करेक्टर। तो दस जनरली स्पीकिंग वे में conceptualize ideal type as a kind, category, class or group of object, things or person with particular character that seems to be a best example of it। तो ये इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पर थोड़ा बस द आइडल टिपिकल, यहाँ से आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। द आइडल टिपिकल कंसेप्ट विल डेवलप आवर स्किल इन इम्पुटेशन इन रिसर्च। तो जो आइडल है वो कंसेप्ट, जो आइडल का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करता है हमारे स्किल इन इम्पोर्टेशन इन रिसर्च में। और इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, ये एक डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी नहीं है, बट इट एम्स टू गिव अनएम्बियस मीन ऑफ एक्सप्रेशन टू सच अ डिस्क्रिप्शन। तो इन अदर वर्ड आइडल टाइप आर कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट कोलेक्टेड केयरफुली एंड एनालिटिकल फॉर एम्पेरिकल रिसर्च। यहाँ से आप थोड़ा सा इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। आप देखो इसकी जो है, आपको ज़्यादा नहीं बताना, आप कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से आपको देखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज वो आप ऊपर से दे लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे मेन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा है। तो फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कैन ड्रा सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इसका दिया है, आइडल टाइप आर नॉट जर्नल और एवरेज टाइप। तो जो आइडल टाइप है वो जर्नल और एवरेज टाइप नहीं है। दैट इज़ दे आर नॉट डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल फिनोमेना और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो दे आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन typical traits which are essential to be construction of an ideal type concept। ये है इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका दिया है, आइडल टाइप आर नॉट ए प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल रियलिटी। तो जो आइडल टाइप है वो एक प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल रियलिटी नहीं है, या दे डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये सब कुछ मतलब एक्सप्लेन नहीं करती। दे एग्जिबिट पार्टिकल कंसेप्शन ऑफ द होल। तो ये इसका आ गया सेकेंड। फिर है थर्ड इसका, आइडल टाइप आर नीदर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डेफिनेट कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। तो जो आइडल टाइप है वो एक डिस्क्रिप्शन ऑफ, मतलब उसकी नहीं है डेफिनेट कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी की, नॉर ए हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस नहीं है, बट दे कैन एड बोथ इन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। आइडल टाइप आर डिफरेंट इन स्कोप एंड यूजेस फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट। आइडल टाइप्स का एक अलग ही स्कोप और मतलब यूज़ होता है डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट में। इफ़ डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड फॉर इंटेंस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेट्स
and if one want to apply the dictionary in order to analyze the importance of these for the economic activity, तो आप यहाँ से जो है इसको लगा के मेन इसका जो है यहाँ तक आप इसको अप्लाई कीजिए, पहले तो यहाँ तक, फिर इफ़ डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दिस, तो यहाँ से पहले ऊपर तक ही लिखिए कॉन्सेप्ट तक, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बिकम आइडल, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए, लगा लीजिए बुक में से। चलिए यहाँ पे फिर थोड़ा शॉर्ट कर लिया। तो फोर्थ पॉइंट है, इन दिस सेंस वी कैन से दैट आइडल टाइप आर आल्सो रिलेटेड टू द एनालिटिक conception of causality through not in deterministic terms। तो ये इसका सेंस जो है हम कह सकते हैं कि आइडल टाइप रिलेट करता है एनालिटिक कॉन्सेप्शन ऑफ कैजुअलिटी पे, और थॉट नॉट इन डिटर्मिनिस्टिक टर्म्स। तो फिफ्थ है, दे आल्सो हेल्प इन रीचिंग टू जर्नल प्रीपोजिशन। तो ये एक हेल्प करता है रीचिंग जर्नल प्रीपोजिशन में और कंपेरेटिव एनालिसिस में, ये कंपेरेटिव एनालिसिस में भी हेल्प करती है। फिर है सिक्स्थ हमारा, आइडल टाइप सर्व टू गाइड एम्पेरिकल रिसर्च एंड आर यूज्ड इन सिस्टमेटिसिज्म ऑफ डेटा ऑन हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी। तो ये इसका आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन ख़त्म, और हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया था दुर्खाइम के बारे में, लेबर ऑफ डिवीज़न। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर मार्क्स एंड दुर्खाइम व्यू ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इधर कंपेयर करना है आपको मार्क जो कार्ल मार्क्स हो, दुर्खाइम का पॉइंट ऑफ मतलब व्यू डिवीज़न ऑफ लेबर पे, तो इनका जो है आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे इसका आंसर ये है कॉजेज ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। तो यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन दुर्खाइम एंड मार्कस, यही को अब हमारे को आंसर चाहिए था बोथ का। तो दुर्खाइम एंड मार्क मेक अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिवीजन ऑफ लेबर इन सिंपल सोसाइटीज एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो दोनों ने ही एक मतलब बनाया है वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन, मतलब दोनों ने जो क्लियर डिस्टिंक्शन बनाया है। तो सिंपल वर्ड में सोसाइटीज़ एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ एन इनएविटेबल एंड नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एनी सोसाइटी। तो ये एक एस्पेक्ट है सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ, और ये ज़रूरी है, बट दे आर मोर कंसर्न एंड इंटरेस्टेड इन द डिवीज़न ऑफ लेबर दैट टेक्स प्लेस इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। दुर्खाइम एक्सप्लेन, जो दुर्खाइम वो एक्सप्लेन करता है डिवीज़न ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज मटेरियल एंड मोरल डेनेसिटी। तो ये बोलते हैं कि जो लेबर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज करता है मटेरियल और मोरल डेनेसिटी को। एज वी हैव स्टडी, तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं अर्लियर, ही लुक्स एट स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर एज अ मीन through which competition or the struggle for excellence can be easy। तो मतलब कोई भी चीज़ जो है ईजी नहीं होती, हर चीज़ का जो कंपटीशन होता है, और स्पेशलाइजेशन इज़ व्हाट मेक इट पॉसिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू लिव एंड वर्क टुगेदर विदाउट फाइटिंग, बिना लड़ाई किए, बिकॉज ईच हैज़ अ डिस्टिंक्ट पार्ट टू प्ले इन सोसाइटी। इट मेक्स टर्म वर्क एंड कोएक्सटेंस पॉसिबल। तो ये था दुर्खाइम का। और मार्क्स का, जो मार्क्स बोलते हैं कि मार्क्स टू कंसिडर डिवीज़न ऑफ लेबर मैन्युफैक्चर फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो बट अनलाइक दुर्खाइम ही डज नॉट सी इट एज अ मीन ऑफ cooperation and coexistence। तो rather he view it as a process forced upon workers in order the capitalist might extract profit। तो he sees it as a process closely linked with the extent of private property।
तो the mean of production are concentrated in the hand of the capitalist. Therefore, the capitalist has no design or production process that will result in maximum profit. So hence division of labor is imposed on worker. They sell their labor power to the capitalist for wages. They are reduced to doing monotonous boring and unimaginative activity, so that productivity increase and the capitalist profit increase. तो ये था इनका. और briefly, Durkheim was said the causes of division of labor lie in the fact that individuals need to cooperate and do a variety of tasks. In other, the industrial society may survive. According to Marx, division of labor is imposed on workers. तो ये इम्पोज करता है दैट द कैपिटलिस्ट में बेनिफिट. दुर्खाइम स्ट्रेसेस कॉपरेशन वाइल्स्ट मार्क्स स्ट्रेसेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे इसका जो है इतना काफ़ी है. यहाँ से आप इधर तक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. फिर ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है. बस यहाँ तक इसका आंसर लिखना है. तो आपको फोर्थ क्वेश्चन भी हमने आंसर देख लिया. अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है. मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सोशल फैक्ट. सोशल फैक्ट क्या है और एक्सप्लेन द रूल फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट. तो सोशल फैक्ट क्या है और हमें रूल बताने हैं नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट के. तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं इसका. तो यहाँ पे आगे इसका सोशल फैक्ट ये है. सोशल फैक्ट है, दुर्खाइम बेस्ड हिज साइंटिफिक विजन ऑफ सोसाइटी ऑन द सोशियोलॉजी ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट्स द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ सोशल फैक्ट. तो सोशल फैक्ट इज़ दैट वे ऑफ एक्टिंग. सोशल फैक्ट एक ऐसा वे है एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग एक्सेट्रा का, ठीक है, विच इज़ मोर और लेस जनरल इन अ गिवन सोसाइटी. जो कि मतलब ज़्यादा और लेस जनरल दिया गया है सोसाइटी में. तो दुर्खाइम ट्रेटेड सोशल फैक्ट एज थिंग्स. तो जो दुर्खाइम है वो ट्रेट करते हैं ये एक चीज़ की तरह, इसको थिंग्स की तरह सोशल फैक्ट को. दे आर रियल एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट. और ये एक रियल और एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द इंडिविजुअल विल और डिज़ायर. तो दे आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड आर कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग constraint upon them. In other words, they are coercive in nature. But further, social fact exist in their own right. तो लेकिन social fact का जो है ये अपना एक एग्जिस्ट करता है, अपना ही एक इसका राइट है. दे आर इंडिपेंडेंट. ये एक इंडिपेंडेंट है और इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन है. और द ट्रू ये सच है. नेचर ऑफ सोशल फैक्ट लाई इन द कोलेक्टिव. और ये एक मतलब फैक्ट लाइज करता है कोलेक्टिव और एसोसिएशनल करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट इन सोसाइटी. तो लीगल कोड आर कस्टम, मोरल रूल्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, लैंग्वेज एक्सेट्रा ऑल सोशल फैक्ट. तो ये सब एक सोशल फैक्ट है. मोरल रूल, कस्टम्स, रिलीजन, बिलीफ, प्रैक्टिस, लैंग्वेज, ये सब एक सोशल फैक्ट है. अब इसका हम रूल देखते हैं. तो इसका रूल हमें नीचे मिलेगा. इसके जो करेक्टरिस्टिक्स भी अगर पूछेंगे तो कोई वो नहीं है. तो इसका हमारा रूल हमें नीचे दिया गया है. ये आगे सोशियोलॉजिकल मेथड देखिए कहाँ से पूछा. और यहाँ पे हमारा जो हमें ये आंसर चाहिए था कि पैथोलॉजिकल पूछा है, रूल ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉर्मल एंड द पैथोलॉजिकल. तो ये हम दोनों हमें ये पूछा था. एक तो सोशल फैक्ट क्या है वो पूछा था और पूछा था कि रूल बता करो नॉर्मल और पैथोलॉजिकल के बीच में. तो हैविंग गिवन अस rule for the observation of social fact, Durkheim makes a distinction between normal and pathological social fact. तो
ही कंसिडर दिस एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन ये कंसिडर करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज ही पॉइंट्स आउट तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एक साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन बीइंग की जो है हैज़ बीन हेल्ड बैक टू a large degree by the tendency of many writers to consider as pathological form of behavior। एक pathological क्या है, एक form है behavior की which were different from their own, जो कि different है खुद से ही। तो बट दुर्खाइम एक्सप्लेन, जो दुर्खाइम एक्सप्लेन करते हैं दैट द सोशल फैक्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड the context of the society in which it exists। He further adds that a social fact which is journal, तो ये कहते हैं कि social fact एक journal है और to a given type of society normal when it is has utility for that societal type। तो ये एक societal type है। As an illustrator he cites the case of crime, तो ये एक साइड्स ऑफ द केस ऑफ क्राइम है। वी कंसीडर क्राइम एज पैथोलॉजिकल, तो हम कंसीडर करते हैं कि क्राइम एक पैथोलॉजिकल होता है। बट दुर्खाइम बहस करते हैं कि दैट थ्रू वी मे रेफर टू क्राइम एज इमोरल बिकॉज ये इमोरल है बिकॉज इट फ्लॉट्स वैल्यू वी बिलीव इन फॉर्म ए साइंटिफिक व्यू पॉइंट इट वुड बी इनकरेक्ट, ये एक इनकरेक्ट मानते हैं टू कॉल इन एबनॉर्मल। Firstly, because crime is present not only in the majority of societies, तो एक प्रेजेंट था, क्राइम एक प्रेजेंट है बट ये मेजोरिटी नहीं है सोसाइटी की वन पर्टिकुलर टाइप बट इन ऑल सोसाइटी ऑफ ऑल टाइप। सेकेंडली, सेकेंड बात कहें तो इफ़ देयर वर नॉट एसोसिएशन डिवाइनेंस और फ्लोटिंग्स ऑफ नॉर्मल there would be no change in human behavior and equally important, no opportunities through which a society can either reform the existing normal or else releases such behavior and modify the norm itself to show that crime is useful to the normal evolution of morality and law। Durkheim cites the case of Socrates, who according to Athenian law was a criminal। तो his crime being the independence, उनका crime जो independent है और of his thought, but he crime rendered a service to his country because it sought to prepare a new morality and faith which the Athenian needed, तो जो कि उसको ज़रूरत था। इट आल्सो रेंडर्ड अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी टू द सेंस दैट फ्रीडम ऑफ बॉट enjoyed by people in many countries today was made possible by people like him। तो Durkheim was impressed by the way study of medicine and become scientific। The doctor study the normal working of the body and its pathological feature। The study of both of these feature help us identify the nature of the body। दोनों की स्टडी जो करने में हमें बताता है, आइडेंटिफाई करता है नेचर ऑफ बॉडी का, बिहेवियर के बारे में बताया। ही अप्लाई हिज मैथड टू स्टडी सोशल फैक्ट, और इन्होंने अप्लाई किया स्टडी सोशल में इसका मैथड। इन हिज स्टडी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ही एक्सप्लेन द नॉर्मल फीचर इन द फर्स्ट टू पार्ट्स एंड द एबनॉर्मल future in the third part of the book। he considered crime as punished both as normal। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और हाउ इज़ अ सोशल फैक्ट नॉर्मल, तो कैसे ये सोशल फैक्ट हो, तो यहाँ थोड़ा बहुत आप काफ़ी है इतना। व्हेन द रेट ऑफ क्राइम एक्सीड द व्हाट इज़ मोर और लेस, वहाँ ऊपर तक ही लिखिएगा तो यहाँ पे आपका पूरा हो जाता है आंसर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। और सेवन्थ है हमारे क्रिटिकली एग्जामिन द फ्यूचर ऑफ रैशनलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड विद रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ वेबर। और फिर है एट्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अलाइनेशन पे लिखना है, वर्स्थलन पे लिखना है, प्रिमिटिव कम्युनल फॉर्म ऑफ सोसाइटी पे लिखना है, कोलेक्टिव कंसाइंस पे लिखना है। अब है सिक्स्थ का है एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ
प्रीडेस्टिनेशन। 6th क्वेश्चन जो है एलिनेशन पूछा है। 8th क्वेश्चन में एलिनेशन के बारे में, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा एलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट इसका दिया गया है, एलिनेशन के बारे में पूछा गया है। पॉइंट्स में जो 8th क्वेश्चन है उसका एक एलिनेशन भी दिया है, तो यहाँ से आप लिखिएगा। एक हमें ये दिया है प्रिमिटिव कम्युनलिज्म फॉर्म ऑफ सोसाइटी, तो ये भी हमें लिखना है। उसमें से एक तो एलिनेशन है और ये वाला दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये है 7th क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से वेबर ने दी हुई है रैशनैलिटी। वेबर भी, तो यहाँ पे जो है यहाँ से आपको कर लेना है, यहाँ से। तो ये वेबर ने दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ से रैशनलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये भी आपको लिखना है यहाँ तक। एक तो ये वाला लिखना है कि रैशनैलिटी क्या है, और ये वाला लिखना है रैशनलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ से आप लिख देंगे तो आपको जो है बेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो है 6 का आंसर नहीं मिला है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि आपको मिल जाए। और जो नीचे वाला पॉइंट है 8th क्वेश्चन का, उसके 2 पॉइंट जो हैं वो नहीं मिले हैं हमें, तो ट्राई करती हूँ कि अभी कोई और मिल जाए। वेट कीजिए। तो 6 का तो आंसर हमें नहीं मिला बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा मैंने ढूंढा है सारे ब्लॉक्स में। है इसका पॉइंट वर्सेटाइल का जो क्वेश्चन आया था, वेस्टर्न और इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। वेबर पॉइंट out that a natural scientist understanding of natural phenomena is from the outside. Let us take example. When a chemist study the properties of a particular substance, तो he does so from of outside. when, यहाँ से आप लिख लीजिएगा इसको, आंसर इसका यहाँ तक। ये बॉक्स में जो दिया है बस उतना ही लिखना है, बॉक्स वाला ही लिखना है। तो आपका जो है वर्सटाइल का भी आंसर हमें मिल गया। और एक जो है कंसाइंस का, वो भी हम देखते हैं, कलेक्ट कंसाइंस। यहाँ पे आपको जो है 6th क्वेश्चन का हमें बहुत मुश्किल से आंसर जो है मिल गया। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये पॉइंट। तो यहाँ पे जहाँ से दिया हुआ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन होल्ड्स द की टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिस्ट स्पिरिट जनरेटेड बाई काल्विनिस्ट एथिक। तो अगर ये भी आपको पूछा जाएगा कि काल्विनिस्ट एथिक कॉल्विनिज्म के बारे में, तो बॉडली असेंशन, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन स्टेट्स दैट गॉड हैज़ ऑलरेडी चूजन सम मैन ऑफ एटर्नल लाइफ तो एंड सम मैन फॉर एटर्नल डेथ, those who are chosen by God from an invisible church of God. According to Calvin, it is impossible to know God plan and it is not good or know that. तो मतलब ये कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल होता है हमें ये जानना गॉड का क्या मर्जी होती है, उनका क्या प्लान होता है, बिकॉज गॉड ग्रेस विल नॉट बी अवेलेबल to those who are the chosen by them for salvation. So when they might do, a man has to believe that he is chosen by God and his work for the glory of God and thus prove in faith. तो the doctrine of predestination creates many social psychological impact. तो ये एक क्रिएट करता है बहुत सारे जो सोशोलॉजी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। फर्स्टली द इंडिविजुअल इज़ लेफ्ट अलोन बिकॉज देयर इज़ नोबडी टू meditate between him and the God, neither the priest nor the church. Second number पे the individual has to find his ways himself, for there is no magical way to attain salvation like sacraments.
रिलीजियस सेरेमनीज। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे जिसका मीनिंग नहीं पता है, आप गूगल से जाके देख लीजिए इसका मीनिंग। तो नाउ एवरी पुरितन हैज़ ओनली ऑन क्वेश्चन एट हिज हार्ट, आई एम आई वन ऑफ द गॉड चूजन पीपल, एम I one of the God's chosen people. तो but there is no answer for the question. Not even through one dates can you guess whether he or she is chosen. तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल चुका है। तो एक जो है कोलेक्टिव साइंस, जो कोलेक्टिव कंसाइंस के बारे में हमें नहीं पता चला, तो यहाँ से ही इसका आंसर जो है आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे तो दिया हुआ है ये चीज़ की कोलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो एक पॉइंट से ही हमें नहीं मिला है, बाकी हमने पूरा ढूंढ लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई और भी क्वेश्चन पेपर अगर मुझे मिलता है और भी, तो मैं उसके भी आंसर आपको दिखा दूँगी 1-2 दिन में, ठीक है। तो ये तब तक के लिए ये वाला पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, ओके, बाय बाय।